11वीं सदी की बात है। पंजाब का खरवा गांव ठंड के कोहरे में लिपटा हुआ अपने दांत किटकिटा रहा था। सुबह के 5 बजने वाले थे, लेकिन कुहासे की चादर मोटी थी और अंधेरा सर्वत्र व्याप्त था। ऐसे में 11 ठाकुरों के खानदान का लड़का अपने कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ अपनी नींद पूरी कर रहा था। अचानक से उसे लगा कि कमरे में कोई है। पहले तो उसे लगा कि एक भ्रम है, लेकिन जब उसे यह विश्वास हो गया कि कमरे में कोई है, तो उसने रजाई में से अपनी गर्दन बाहर निकाली और सामने जो देखा वह देखकर उसकी आंखें भय के मारे फैलती चली गई। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसका उसने अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ समय पहले बलात्कार किया था। लड़की मुस्कुरा रही थी। उसके शरीर पर पूरे तेवर थे। वह सुंदरता की प्रतिमूर्ति लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उस लड़की के मन में सिहरन पैदा कर रहा था। अचानक से वह लड़का रजाई से बाहर निकला और अपने कपड़े खोलने लगा। कपड़े खोलते खोलते वह पूरे तौर पर नंगा हो गया और नंगा होने के साथ ही बहुत तेज चिल्लाया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। और ऐसा कहकर वह गांव की गलियों में सरपट दौड़ पड़ा। पंजाब कृषि प्रधान था। भले ही वह जाड़े की सुबह थी, लेकिन लोग अपने घरों में बैठे थे या जग रहे थे। जैसे ही उस लड़की की आवाज गलियों में गूंजने लगी, तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। वह लड़का बेतहाशा दौड़ता चला जा रहा था। दौड़ते दौड़ते वह गांव के बाहर मैदान में पहुंचा। लोगों की भीड़ उसके पीछे वहां पहुंच गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस लड़के को। वह लड़की तो दिखाई दे रही थी, लेकिन पूरे गांव को वहां कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। लड़का मैदान में जाकर रुक गया। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, जबकि ठंड इतनी अधिक थी कि लोगों के तहत तक किटकिटा रहे थे। लड़का बार बार एक ही बात कहता, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर। अचानक से लड़के की आवाज बंद हो गई। शाम तक खड़ा रहा और फिर गांव वालों के देखते ही देखते वह लड़का हवा में 4 फुट ऊपर उठा और धड़ाम से गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां जुटे हुए गांव वालों के मन में डर की एक लहर पहुंच गई। वे सभी अपने अपने घरों की तरफ तेज कदमों से लौटने लगे। उन सभी के मुंह में एक फुसफुसाहट थी और उस फुसफुसाहट में बार बार एक ही नाम उभर कर सामने आ रहा था, लोना चमारी का। तो मित्रों, कौन थी लोना चमारी और क्या है उसकी पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तंत्र मंत्र के दुनिया में लोना हमारी एक जाना माना नाम है। इनके नाम से बहुत सारे शाबर मंत्रों की सिद्धि की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये सभी मंत्र अचूक फल देने वाले होते हैं। लोना चमारी पंजाब के अमृतसर प्रांत के रहने वाली थी और वे कामरूप कामाख्या में जाकर, यानी कि असम में जाकर अपनी सिद्धि प्राप्त करती हैं और एक विख्यात योगिनी बनती है। तो आखिर एक पंजाब की लड़की असम किस तरह से पहुंची, और वह भी 11वीं सदी में? इसकी पूरी कहानी बड़ी रोमांचकारी है। 11वीं सदी में पंजाब के अमृतसर के आसपास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चमरी, उसे चमरी। गांव में एक चमार जाति का परिवार रहा करता था। अब आपको इतना तो पता नहीं है कि उस समय इस जाति के साथ अन्य लोगों का व्यवहार कैसा था, खासकर तथाकथित बड़ी कहे जाने वाली जातियों के लोगों का। इनके प्रति द्वेषपूर्ण और कपटपूर्ण व्यवहार तो होता ही था, यह तो आप मानेंगे ही। उस समय इनके परिवार के भी यही दर्शाते थे। इनके परिवार में एक बड़े ही सुंदर लड़की थी जिसका नाम था लोना। लोना इतनी सुंदर थी कि कहा जाता है कि उसकी ही सुंदरता के चलते लोना सुंदरता का प्रतिरूप बन गई, यानी कि लोग अब किसी सुंदरी को लोना के नाम से ही जानने लगे हैं। वह बड़ी सुंदर थी, लेकिन गरीब घर में सुंदरता वरदान नहीं, अभिशाप होती है। लोना के लिए अपनी सुंदरता अभिशाप ही बन गई थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नजरें उस पर गलत रूप से पड़ने लगी थीं। उस लोना के 2 भाई भी थे। ये दोनों भाई अपनी बहन के प्रति गांव वालों की बिगड़ती नजर को लेकर बड़े ही चिंतित रहा करते थे और इसीलिए अभी लोना पूर्ण रूप से युवा भी नहीं हुई थी कि उसका विवाह करा दिया गया। लेकिन लोना का विवाह सफल नहीं रहा। किसी कारणवश वह अपने पति से झगड़ा करके वापस अपने गांव आ गई। एक बार फिर आपको ध्यान दिलाते हैं कि यह कहानी 11वीं सदी की है और उस समय का समाज कैसा था, आप कल्पना से जान सकते हैं।
अब एक युवा लड़की जो विवाहिता तो है लेकिन अपने पति को छोड़कर अपने गांव में रह रही है, एक तथाकथित छोटी कहे जाने वाले जाति से आती है, गरीबी में पल रही है। ऐसे में गांव वालों की नजर उस पर खराब हो जाए तो यह उस समय के हिसाब से कोई बात नहीं लगती है। और हुआ भी ऐसा ही। उस गांव के लोगों ने उस लड़की के ऊपर अपनी गंदी नजर डालना प्रारंभ कर दिया। उसी गांव में एक ठाकुरों का परिवार रहता था जिसमें 11 पुरुष थे। ऐसा कहा जाता था कि इसी के चलते उसे ठाकुरों के परिवार को 11 ठाकुरों का खानदान कहा जाने लगा। उन ठाकुरों में से एक ने उस लड़की के साथ व्यभिचार करने का प्रयास किया, लेकिन लोना ने इस प्रयास को मना कर दिया। उसके प्रतिरोध करने से उनका क्रोध अपने चरम पर पहुंचा कि हमें यह लड़की मना कैसे कर रही है। और फिर उस पूरे परिवार के 11 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। वह लड़की अभी युवा थी, उसका यौवन अभी पूर्ण रूप से आया भी नहीं था कि उसके साथ यह दरिंदगी बड़ी घटना घट गई। तब न तो कोई संविधान था, न ही कोई सुप्रीम कोर्ट, और न ही राजा के पास इतना फुर्सत थी कि इस तरह के मामले सुने। साथ ही यह तथाकथित छोटी और बड़ी जातियों के बीच का मामला था, तो इसमें जीत बड़ी जातियों की ही होनी थी। लोना की दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता रहा, लेकिन किसी ने ठाकुरों की तरफ उंगली नहीं उठाई। युवावस्था का जोश ऐसा होता ही है कि आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। लोना चाहती थी कि इन ठाकुरों से अपने पर किए गए अत्याचार का बदला ले। उसके सामने कोई और रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी उसने दिल्ली की योग के बारे में सुना। वह उनके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनती थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार भी जोरों शोरों से हो रहा था। योगियों ने अपने प्रचार के बहुत सारे माध्यम फैला दिए थे। योगी गोरखनाथ जी की परंपरा से आते थे। इन योगियों के चलते ही संस्कृत मंत्रों की जगह पर शाबर मंत्रों का प्रचलन बढ़ने लगा था। तंत्र मंत्रों में शाबर मंत्रों का प्रयोग होने का यही समय था जब भारत में भी इस्लाम के सूफी मत को मानने वाले लोग अपना पैर जमा चुके थे। ये लोग भी भारतीय पद्धति से मिलकर के एक नई पद्धति का विकास कर रहे थे। इसी पद्धति में आता है शाबर मंत्र। शाबर मंत्र ऐसे मंत्र हैं जिनमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कम होता है और प्रचलित हिंदी, उर्दू तथा फारसी के शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। शाबर मंत्रों और संस्कृत के मंत्रों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि संस्कृत का मंत्र बड़े ही शुद्ध होते हैं। वे मात्र पवित्र हृदय से सिद्ध किए जा सकते हैं और प्रत्येक मंत्र को प्रत्येक व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ता है। ऐसा नहीं है यदि मैं गायत्री मंत्र को सिद्ध करना तो आप बिना प्रयास के सिर्फ मेरा नाम लेकर उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आपको भी गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के लिए उतना ही प्रयास करना पड़ेगा जितना यदि मैं सिद्ध करने के लिए करता हूं। लेकिन शाबर मंत्रों के साथ ऐसा नहीं था। शाबर मंत्रों के बारे में मान्यता है कि यदि कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक एक बार उन्हें सिद्ध कर ले और अपने नाम से उसे बांध दें तो फिर दूसरे लोग उस तांत्रिक के नाम से उस शाबर मंत्र को बहुत ही अल्प समय में सिद्ध कर सकते हैं। उस समय शाबर मंत्र की प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। तंत्र मंत्र का प्रचार जोरों शोरों से था। लोना चमारी ने दिल्ली के योगिनी के बारे में सुना कि वह तंत्र विद्या में अपूर्व गति रखती है। लोना उनसे मिलने के लिए बिना अपने घर में बताए दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। वह पंजाब से पैदल ही चलती हुई अपने आप को अन्य लोगों की नजरों से बचती बचाती दिल्ली जगह पर पहुंची जहां पर वे योगिनी रहती थी। लोना ने उन दोनों से पूछा कि यह शाबर मंत्र कैसे सिद्ध होते हैं। मुझे भी तांत्रिक बनना है, मुझे भी योगिनी बनना है। मैं अपने पर हुए अत्याचार का बदला लेना चाहती है। योगिनी ने देखा कि एक छोटी सी लड़की है जिसकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल की है और वह कठिन साधना की बात कर रही है। उन्हें एक तो अपने बल का अहंकार था, दूसरा वे उस लड़की की बाल्यावस्था को देखकर उसके महत्व को नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि तुमसे यह संभव नहीं है, हम तुम्हें नहीं सिखा सकते हैं, तुम इस लायक ही नहीं हो। लोना जिद पर अड़ गई। उसने कहा कि अगर आप लोग मुझे नहीं सिखाएंगी तो मुझे इतना तो बता दीजिए कि मैं कहां जाकर इसे सीख सकती हूं। था अब उन योगी ने मजाक ही मजाक में हंसते हुए कहा कि इसके लिए तुम्हें असम के कामरूप कामाख्या मंदिर जाना होगा। हमने भी वहीं से यह मंत्र सीखे हैं।
और हमने सिद्धियां प्राप्त की हैं। उन लोगों को लगा होगा कि दिल्ली से असम इतना दूर है और यह छोटी सी लड़की वहां कैसे पहुंचेगी, यह तुरंत ही अपने घर चली जाएगी और हार मान जाएगी। लेकिन लोना के पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसकी इच्छा केवल एक थी, बदला। वह चाहती थी कि उस पर जो भी अत्याचार हुआ वह उसका बदला लेकर ही रहे। उसने अपने मन में ठान लिया कि मुझे असम जाना ही है। मुझे कामरूप कामाख्या मंदिर किसी भी तरह से पहुंचना ही है। वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए एक दुश्वार रास्ते पर निकल पड़ी। रास्ते की कठिनाइयां उसका परीक्षा लेती। उसे खाने पीने के लिए कभी कभी नहीं मिलता था। थकान होती थी, पैरों में जलन होती, पैर फूल गए थे, लेकिन फिर भी उसने अपना चलना नहीं छोड़ा। वह आगे बढ़ती ही गई। भाषा के भी दिक्कतें थीं, क्योंकि पंजाब से चली दिल्ली आई, बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए असम पहुंची। इन सभी जगहों पर अलग अलग बोलियां थीं, अलग अलग भाषाएं थीं, अलग अलग परिवेश था। रहना खाना पीना सब अलग था, लेकिन इन सबको झेलते हुए न अंततः कामरूप कामाख्या पहुंची गई। वहां पर जब वह पहुंची तो उसने किसी योग्य गुरु की तलाश प्रारंभ कर दी। अतः उसे इस्माइल योगी मिले। इस्माइल योगी वहीं सूफी और योगी परंपरा के मेलजोल से बने हुए योगी थे। उन्होंने शाबर मंत्रों में अच्छे सिद्धि प्राप्त कर ली थी। जब लोना चमारी इस्माइल योगी के पास पहुंची तो इस्माइल योगी उसके रूप की सुंदरता पर मोहित हो गए। योगियों में पंचमक्कार की पद्धति पहले से ही चली आ रही थी, यानी कि साधना के दौरान वे मुद्रा, मृत्य, मत्स्य और मैथुन से परहेज नहीं करते तो उनका काम चल जाता था। इस्माइली योगी मैथुन के लिए ही सही, लेकिन लोना पर आसक्त हो गए। लोना के पास भी अपने गुरु को देने के लिए इसके अलावा था ही क्या। कहते हैं कि लोना ने इस्माइल योगी के साथ रहते हुए अपने तंत्र साधना प्रारंभ कर दी। यहां इस्माइल योगी बड़े ही तांत्रिक थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मोटिव नहीं था जिससे कि वे तंत्र साधना में उस गति को प्राप्त कर सके, जिससे गति को लोना चमारी प्राप्त कर ले। गुरु तो गुरु ही रह गया, चेला चीनी हो गया। लेना चमारी अपने गुरु से भी अधिक तांत्रिक सिद्ध हो गई और फिर वह पंजाब गई, लेकिन इस बार अपने सूक्ष्म शरीर से गई, न कि अपने उस शरीर से जिसका के भोग उन लोगों ने किया था। फिर वही हुआ जो वीडियो के शुरू में बताया गया है। उन्होंने एक एक करके उन 11 ठाकुरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया। उस कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। जब लोना चमारी ने 11 ठाकुरों के खानदान को बर्बाद कर दिया, जब उनके कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा, तो लेना चमारी का प्रतिशोध पूर्ण हो गया। फिर उनके पास और करने के लिए क्या था? तब चमारी ने सोचा कि पुरुष स्त्रियों पर बहुत अधिक अत्याचार करते हैं और खासकर बड़ी जाति के लोग छोटी जातियों के लोगों पर बड़े ही अत्याचार करते हैं। अब चूंकि संस्कृत के मंत्रों की सिद्धि और साधना सबके वश में नहीं थे, इसलिए लोना चमारी ने शाबर मंत्रों की रचना की और उन्हें अपने तंत्र बल से सिद्ध किया और फिर अपने नाम से उन्हें बना दिया, जिसके कारण आज भी चमारी नाम के शाबर मंत्र बड़े ही आसानी से शुद्ध किए जाते हैं और गांव में लोग तंत्र मंत्र के प्रयोग में इनका ही उपयोग करते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग शाबर मंत्रों के बारे में न जानते हों। शाबर मंत्र वशीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह मंत्र संस्कृत के पदों में न होकर के बोलचाल की भाषा में है और इस मंत्र की खासियत इसमें नहीं है कि मंत्र अपने आप में बड़ा ही प्रसिद्ध है, बल्कि यह मंत्र लोना चमारी ने अपने नाम से बांध रखा है। इसलिए इस मंत्र में वहां प्रभाव है जिसको सिद्ध कर लेने के बाद आप वशीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि लोना चमारी की प्रसिद्धि कितनी पुरानी है। तो एक ग्रंथ है पद्मावत, जिसके बारे में आपने न सुना होगा। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, जिसकी रचना उन्होंने 14वीं शताब्दी में की थी। उसी में इसका वर्णन मिलता है। लोना चमारी बाद में एक महान महिला के नाम से प्रसिद्ध हुई दीदी आज भी लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों को लोना चमारी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो ला सके। अगर वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे माफ करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।